हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गेट एक्सेल बॉटनी 2013 के PYQs के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एक और सीरीज निकाली थी जिसमें हमने गेट एक्सेल बॉटनी 2018 के PYQs को देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बास्ट फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। एक फाइबर की बात कर रहा है, बास्ट फाइबर, बॉटनी का क्वेश्चन नहीं है कि किससे मिलता है, जाइलम से, फ्लोएम से, कॉलेनकाइमा से या पैरेनकाइमा से। ओके, तो अगर इसका सही आंसर देखें तो बास्ट फाइबर्स जो होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, फ्लोएम से मिलते हैं। बास्ट फाइबर हमें जो किससे मिलते हैं वो फ्लोएम से मिलते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखते हैं बास्ट फाइबर के। एक्चुअली बास्ट फाइबर बोलते किससे और इसका यूटिलिटी क्या है। ओके, तो बास्ट फाइबर के एग्जांपल की बात करें तो आपने फ्लैक्स देखा होगा, फ्लैक्स, हेम्प, ज्यूट, ओके, रेमी, ये सब नाम आपने सुने होंगे, रोजेला, सन, यूरेना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये बास्ट फाइबर के एग्जाम्पल्स है। ओके, जो कि हमें किससे मिलते हैं, फ्लोएम से मिलते हैं। फ्लैक्स, ये कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल, फ्लैक्स, हेम्प और जूट, रोजेला और सन, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप सभी ने सुने होंगे। ओके, तो ये जितने भी फाइबर्स हैं ये कॉमर्शियली यूजफुल बास्ट फाइबर्स होते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता चल गया। सेकेंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि प्लांट्स में बेसिकली इनका रोल क्या है, फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, क्या है, फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। तो फाइबर्स जो होते हैं बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं। किसी प्लांट में फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, लेकिन ऐसे फाइबर्स को हम हार्ड फाइबर्स कहते हैं, ठीक। जबकि ये जो बास्ट फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर किस टाइप के, सॉफ्ट फाइबर्स हैं। ओके, इस पॉइंट को याद रखने जैसा है कि बास्ट फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स तो हैं लेकिन कैसे हैं, सॉफ्ट फाइबर्स, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रेदर देन हार्डनिंग। क्लियर, बास्ट फाइबर के 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एग्जाम्पल्स हमें पता चल गए। इसकी यूटिलिटी क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बास्ट फाइबर्स जो होते हैं, प्लांट फाइबर्स कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लोएम और द बास्ट सराउंडेड द स्टेम ऑफ सर्टेन डाइकोटिलेडनस प्लांट। तो मतलब ये किस में से मिलता है, डाइकोट प्लांट से हमें मिलता है, या डाइकोट प्लांट में हमें देखने को मिलेगा। एंड इट सपोर्ट्स द कंडक्टिव सेल्स ऑफ द फ्लोएम एंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द स्टेम। तो यहाँ पे ये दोनों काम कर रहा है, कंडक्टिविटी भी प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स कि ट्रांसलोकेशन भी करता है फ्लोएम में। ओके, टिश्यू कंडक्शन, जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये फूड के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी भी। क्लियर। नाउ बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द डाइकोट प्लांट, ये हमने पढ़ चुके हैं, आर यूज्ड फॉर टेक्सटाइल पर्पजेस। तो बेसिक जो हम बास्ट फाइबर की यूटिलिटी है वो कहाँ पे देखते हैं, टेक्सटाइल पर्पज में। क्लियर, तो आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस पायरुवेट मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू एसिटिल कोएंजाइम एंड CO2 बिफोर इट एंटर्स द साइट्रिक एसिड साइकिल। द करस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन इज। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये एसिटिल कोएंजाइम रेस्पिरेशन मीन्स कि ये लिंक रिएक्शन की बात कर रहा है। कोएंजाइम एंड CO2 का यूज जो होता है वो लिंक रिएक्शन में होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुवेट बनते हैं, जब वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट अगर आपको पता होगा तो ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं। ओके, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बनते हैं, सही बात है। अब ये 2 मॉलिक्यूल को जो पायरुवेट के हैं ये कहाँ पे जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं क्रैब साइकिल को पूरा करने के लिए। बट ये पायरुवेट जो होते हैं इजीली ट्रांसपोर्टेबल नहीं होते, इसके लिए हमें क्या होता है, इसे कन्वर्ट करना पड़ता है एसिटिल कोएंजाइम में। तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन लिखा गया, पायरुवेट प्लस NAD प्लस कोएंजाइम A, है ना, क्या बनाता है, एसिटिल कोए, ओके, प्लस NADH और प्लस CO2। नाउ क्वेश्चन क्या है,
दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे सिंपली एंजाइम का नाम पूछा है कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो चलिए देखते हैं एंजाइम कौन कौन सा है। पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ओके, तो पायरुवेट काइनेज अगर आपको याद होगा तो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट स्टेप में काम आता है। ओके, पायरुवेट काइनेज वहां पे काम आता है। ओके, नाउ सेकेंड पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। सो बेसिकली यहाँ पे जो मेन आंसर होगा हमारा वो कौन सा होगा? बी आंसर होगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। तो चलिए देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के और कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहली बात कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो एक सिंगल एंजाइम नहीं है, वो 3 एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है। हमें फर्स्ट चीज पता होनी चाहिए कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो 3 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ है, 3 अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, 3 अलग अलग एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम E1, E2 और E3 बोलते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि जब पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में एंटर करता है तो उस समय 3 स्टेप होते हैं, 3 चीजें होती हैं उसके साथ। क्या होता है? सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर एसिटाइलेशन होता है एंड देन डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिसके थ्रू NADH का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें, E1 जो होगा वो डीकार्बोक्सिलेशन का काम करेगा, E2 जो होगा वो ट्रांस एसिटाइलेशन का मतलब एसिटिल ग्रुप को जोड़ेगा। ओके, एसिटिल ग्रुप को जोड़ेगा कोएंजाइम ए के साथ, कोएंजाइम ए और एसिटिल कोए दोनों साथ में जुड़ेंगे। डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या है? डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का निकलना, NADH का फॉर्मेशन होना। ओके, तो ये 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए, प्लस E1, E2 और E3 कौन क्या करता है वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो E1 क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले पायरुवेट में डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। नाउ उसके ऊपर एसिटिल ग्रुप को कोए के साथ जोड़ा जाएगा। पहले पायरुवेट हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड था। पायरुवेट कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। उसमें से एक CO2 निकल गया था, वो कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का हो गया, है ना। उसके साथ कोएंजाइम ए को जोड़ा जाएगा तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए हो जाएगा। नाउ उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा यानी डिहाइड्रोजनेज और NADH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से E1, E2 और E3 कॉम्प्लेक्स साथ में मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग द टर्म जीन, क्रोमोसोम एंड जीनोम इज करेक्ट। तो अगर आप स्टेटमेंट देखें, द राइस जीन कंटेन्स अबाउट 50,000 जीनोम लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट क्रोमोसोम। सो बेसिकली अगर आप इसका सीधे से थर्ड ऑप्शन देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The rice chromosome contain about 50,000 genes located on 12 different genome. Oh, ये wrong answer है, ये wrong option है, sorry. Let me check it. The rice genome contain 50,000 genes located on 12 different chromosome. Yes, B is the correct answer. Sorry, B is the correct answer. C wrong answer. Okay, किसी क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होते हैं। ओके, जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सपोज ये हमारा क्रोमोसोम हो गया, सपोज ये क्रोमोसोम है इस तरह से। ओके, ये इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो द राइस जीनोम कंटेन 50,000 जीन्स लोकेटेड ऑन 12 डिफरेंट क्रोमोसोम। ओके, सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अफ्लाटॉक्सिन फाउंड इन post harvested grain is injurious to health due to। अफ्लाटॉक्सिन, यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन जो बॉटनी बैकग्राउंड से उनको बहुत अच्छे से पता होगा। अफ्लाटॉक्सिन जो होता है वो एक फंगल टॉक्सिन होता है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस से मिलता है। एस्परजिलस फ्लेवस से मिलता है अफ्लाटॉक्सिन। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सीधे ए हो जाएगा। ओके, नाउ अफ्लाटॉक्सिन, एस्परजिलस से अफ्लाटॉक्सिन तो मिलता ही है, साथ ही साथ ओक्राटॉक्सिन भी मिलता है। तो ये कुछ एडिशनल टॉक्सिन से जो हो सकता है कि किसी और एग्जाम में किसी और प्लेस पे कहीं ना कहीं हो सकता है फ्लिप करके क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये टेबल मेंशन किया है।
कि एस्परजिलस से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक अफ्लाटॉक्सिन और एक ओक्राटॉक्सिन। इसी के साथ साथ पेनिसिलिन से भी ओक्राटॉक्सिन मिलता है। तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी कि पेनिसिलिन ओक्राटॉक्सिन तो देता ही देता है, ठीक। नाउ फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, ओके, बेसिकली विल्ट डिजीज करता है प्लांट्स में। और ये जो होते हैं ये डोन, जेडोन जोन, T2 टॉक्सिन और फ्यूमोनिसिन, ये 4 टॉक्सिन को रिलीज करता है, ओके। ये 4 टॉक्सिन डोन जोन, T2 और फ्यूमोनिसिन ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द इवेंट्स दैट एक्सक्लूसिवली अकर इन द मियोटिक सेल डिवीजन। आप ये चेक कीजिए माइटोसिस की बात कर रहा है कि मियोसिस की बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मियोसिस, ओके। तो मियोसिस में आपको पता होगा मियोसिस में केवल एक ही चीज है जो कि माइटोसिस से अलग है, वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रोमेटिड फॉर्मेशन, क्रोमेटिड तो दोनों में फॉर्म होगा, बहुत सिंपल सी बात है। स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर भी दोनों में फॉर्मेशन होगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर हमें पता है किस लिए एसेंशियल होता है मेटाफेज में। मेटाफेज से एनाफेज जब ट्रांजिशन होता है तो वहां पे डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम पोल मूवमेंट होता है, क्रोमोसोम का पोल मूवमेंट होता है ना, तो उसके लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बहुत ही एसेंशियल है। उसके बाद क्रोमोसोम मूवमेंट टू पोल, ये भी दोनों में कॉमन है और ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू होता है। नाउ साइनेप्सिस जो है ये एक स्पेशल फीचर है जो केवल मियोसिस में होता है। तो चलिए देखते हैं साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, ओके। साइनेप्सिस इज द कनेक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू फॉर्म अ टेट्राड। तो होमोलोगस पेयर है ये। होमोलोगस पेयर मतलब क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम के 2 पेयर होते हैं। हमें पता है किसी भी सेल में, फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है, होमोलोगस पेयर का मतलब क्या होता है, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस क्रोमोसोम 1 के, सपोज ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसमें से एक ये क्रोमोसोम जो है ये फादर से आया हुआ है, दूसरा क्रोमोसोम जो है ये मदर से आया हुआ है। तो ऐसे एक ही क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, जो कि एक फादर से आई है और एक मदर से आई है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम हो या होमोलोगस पेयर बोलते हैं, ठीक। तो बेसिकली जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। और ये स्टेप हमें पता है कहाँ पे होती है? एनाफेज में होती है, ओके। मेटाफेज टू एनाफेज जब ट्रांजिशन होता है तो पैकाइटिन एक स्टेज होती है। मियोसिस 2 टाइप की होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में जब आप प्रोफेज फर्स्ट में आएंगे, एनाफेज फर्स्ट में, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर होती है और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्सिस। यहाँ पे देखिए ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में मीटिंग कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है और एज अ रिजल्ट ये क्रोमोसोम देखिए स्विच हो गया। ये ब्लू वाले का जो पोर्शन है ये यहाँ पे आ गया है ना, और ये जो ग्रे पोर्शन है ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो आई होप कि आपको साइनेप्सिस समझ में आ गया होगा, क्रॉसिंग ओवर समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द 2 एंजाइम commonly used for the isolation of protoplasm from the plants are। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये प्लांट टिश्यू कल्चर से लिया गया है। जिसने प्लांट टिश्यू कल्चर से जो रिलेटेड है उनको बहुत इजीली पता होगा, या तो फिर आप लॉजिक लगाएंगे तब भी आपको क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? एक सेल है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ये हमारे पास सेल है, उसमें से हमें क्या करना है? उसमें से हमें प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है, ओके। उसमें से हमें क्या निकालना है? प्रोटोप्लास्ट निकालना है। तो बेसिकली जब प्रोटोप्लास्ट निकालना है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है, ये पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट होगा। तो ये प्रोटोप्लास्ट कैसे निकलेगा? तो अगर आपको कुछ नहीं पता तो बेसिक्स तो आपको पता ही होगा कि एक सेल जो होती है प्लांट सेल, उसके सबसे बाहर आउटर जो होता है वो क्या होता है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल होती है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देन उसके बाद क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ओके। तो सेल वॉल
अगर सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। तो साफ बात है कि जब इसमें से आपको प्रोटोप्लास्ट निकालना है, जब इस सेल से आपको प्रोटोप्लास्ट अंदर का मटेरियल निकालना है, तो हमने अभी बोला कि सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? एक तो सेल्यूलोज की बनी होती है ना, एक तो सेल्यूलोज की बनी होती है, दूसरी किसकी? पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है? पैक्टिन की बनी हुई होती है ना। तो साफ बात है कि देखिए, अब ऑप्शन देखिए कौन सा है? सेल्यूलेज लेज, जिसके आगे एज लग जाए उसका मतलब है ब्रेकडाउन, तो सेल्यूलोज को तोड़ना पड़ेगा, सही बात है। लाइपेज, लाइपेज यानी लिपिड, लिपिड को ब्रेकडाउन करने वाले, तो यहाँ पे लिपिड तो कहीं पाया नहीं जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देन सेल्यूलोज एंड एमाइलेज, सेल्यूलेज तो करेक्ट है लेकिन एमाइलेज नहीं, बिल्कुल गलत है। पैक्टिनेज एंड लाइपेज, पैक्टिन पाया जाता है बिल्कुल, सेल में, सेल वॉल में पैक्टिन पाया जाता है लेकिन लाइपेज नहीं पाया जाता। और पैक्टिनेज एंड सेल्यूलेज ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ अ फॉरेन जीन फ्रॉम द इंजीनियर टी प्लाज्मिड टू द प्लांट जीनोम, few cis-acting DNA elements and trans-acting protein factors are very much essential. Select the correct combination from the following. Okay, क्या बोल रहा है कि जब आपको सक्सेसफुल ट्रांसफर करना रहता है किसी फॉरेन जीन का टीआई प्लाज्मिड के थ्रू किसी जीनोम में, प्लांट जीनोम में बेसिकली, तो कुछ सिस एक्टिंग डीएनए एलिमेंट एंड ट्रांस एक्टिंग प्रोटीन्स फैक्टर्स जो होते हैं बहुत ही इसेंशियल होते हैं। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? सो बेसिकली यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको हमें करेक्ट बताने हैं, कौन से गलत है कौन से सही, कौन से इसेंशियल होंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन कराना होगा। तो चलिए देखते हैं। ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, ओके, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ओपाइन कैटाबोलिज्म जीन, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, वायरुलेंट जीन, हार्मोन बायोसिंथेसिस जीन, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, वायरुलेंट जीन, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस एंड वायरुलेंस जीन्स। ओके, नाउ अगर सबसे पहले आंसर करने से पहले हम टीआई प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, फिर हमें इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। ओके, तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है ये लगभग 200 केबी का होता है। ओके, 200 किलो बेस पेयर्स का होता है। और इसका जो ये टीडीएनए रीजन होता है, इस पर्टिकुलर ये लेफ्ट बॉर्डर से देखेंगे आप, इस लेफ्ट बॉर्डर से देखिए इस राइट बॉर्डर तक। ओके, ये लगभग 28 to 30 बेस पेयर्स का होता है, ठीक, केबी का होता है, सॉरी 28 to 30 केबी का होता है। क्लियर? 28 to 30 क्लियर हो गया? 30। नाउ इस पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप के हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। टीडीएनए में हार्मोन को सिंथेसिस करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, देखिए यहाँ पे रेड वाला ऑक्सिन की सिंथेसिस करेगा, ये ग्रीन वाला साइटोकाइनिन की सिंथेसिस करेगा, और ये जो येलो कलर है, पेल येलो, ये ओपाइन की सिंथेसिस करेगा। ओपाइन जो होते हैं, ओपाइंस कार्बन सोर्स की तरह यूटिलाइज किए जाते हैं। ओके, एनर्जी कार्बन सोर्स, जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे भी कार्बन सोर्स की बात होती है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। तो ओपाइंस जो होते हैं वो एनर्जी के लिए होते हैं, ठीक। और इस ओपाइंस के जीन्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक और है ओपाइन कैटाबोलिज्म, और यहाँ पे जो जीन्स पाई जा रही हैं ओपाइन की कैटाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ देखेंगे तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, पूरी के पूरे वेक्टर को रेप्लिकेट करने के लिए ओराई चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पे वायरुलेंस जीन्स का काम क्या है? यही मेन जीन होते हैं, ये मेन जीन जो होते हैं वो क्या करेंगे? इन्फेक्शन कॉज करेंगे किसी प्लांट में। ओके, तो नाउ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। इम्पोर्टेंस की बात, हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, ये दो इम्पोर्टेंट सीक्वेंसेस होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि राइट बॉर्डर से ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर किसी वेक्टर को, टीआई प्लाज्मिड को, टीडीएनए को अगर हमें किसी प्लांट में इंसर्ट कराना है तो राइट बॉर्डर का होना इसेंशियल है। लेफ्ट बॉर्डर नहीं होगा तो चल भी सकता है, लेकिन राइट बॉर्डर तो होना ही चाहिए। तो सीक्वेंस यूटिलिटी में क्या हो गया? सीक्वेंस सिग्निफिकेंस में क्या हो गया? राइट बॉर्डर तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। साथ में अगर आप देख रहे हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, तो ये सारे हार्मोन्स है, तो हार्मोन्स की सिंथेसिस चाहिए ही चाहिए। ओके, जिससे कि प्लांट
में वो क्या करे, टीआई प्लाज्मिड जो है ओवर प्रोडक्शन करा पाए, ग्रोथ करा पाए। ओपाइन कार्बन चाहिए ही चाहिए उसको खुद की यूटिलिटी के लिए, खुद को जिंदा रहने के लिए। वायरुलेंस जीन्स चाहिए ही चाहिए। तो चलिए अब ऑप्शन देखें तो हमें हार्मोन्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हार्मोन बायोसिंथेटिक जीन। राइट बॉर्डर सीक्वेंस चाहिए ही चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर नहीं रहेगा चलेगा, और वायरुलेंट जीन्स। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन नेचुरली अकरिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी द मॉलिक्यूलर डिटर्मिनेंट इज लोकेटेड इन। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, आपको बता दें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, एक बहुत ही कॉमन सा ब्रीफ मैं करना चाहता हूँ। मेल में स्टेरिलिटी आ रही है, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी प्लांट्स में पाई जाती है। या तो पार्शियली मेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, या तो फिर कम्प्लीटली इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक। और ये बेसिकली हो किसकी वजह से रहा है, साइटोप्लाज्म की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, ये जो साइटोप्लाज्म आ रहा है ये किसके थ्रू डिटरमाइंड हो रहा है। ओके, तो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू डिसाइड होता है। ओके, ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज टोटल और द पार्शियल मेल स्टेरिलिटी इन द प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल इंटरेक्शन। तो या तो न्यूक्लियर हो सकता है या तो माइटोकॉन्ड्रियल हो सकता है, ठीक। मेल स्टेरिलिटी इज द फेलर ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द फंक्शनल एंथर, पोलन और द मेल गैमेट्स। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ से, क्या पॉइंट हमें मिला कि मेल स्टेरिलिटी जो होता है वो फेलर ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस द फंक्शनल एंथर, मीन्स कि एंथर प्रोड्यूस होंगे, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन फंक्शनल नहीं होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ओके, आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आंसर यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, पहले से डी आंसर है, लेकिन हमें आंसर पे नहीं जाना, हमें किस तरह से सॉल्व कर लें वो देखते हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही मैच द फॉलोइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्रिक्वेंटली हर बार पूछा जाता है लगभग। तो हमें कुछ चीज़ें गेट में, ये बॉटनी के क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इसमें हमें फ्लावर के जो ये फ्लोरल फार्मूला है ये हमें आने चाहिए। कुछ फैमिली है जैसे कि रूबिएसी हो गया, एपोसाइनेसी हो गया, ओके, रेननकुलेसी हो गया, तो कुछ मालवेसी हो गया, एपोएसी हो गया, ये सारे के हमें कुछ ग्रामिनेसी। तो इन सभी के हमें फ्लोरल फार्मूला तो याद होने ही चाहिए, इसी के साथ साथ कुछ कॉमन एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। ओके, और इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। आपको केवल फैमिली और प्लांट पता है तो भी आप पूरे के पूरे आंसर को निकाल ले जाएंगे। सबसे अच्छी बात मैच ऑफ द फॉलोइंग में यही होती है कि अगर आपको थोड़े भी आइडिया है तो आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे ईजीएस्ट वन लेते हैं, म्यूसेसी। अगर आप देखेंगे तो म्यूसा पैराडाइसिका, म्यूसा जो होता है वो हम बनाना को बोलते हैं, म्यूसा जो है वो हम किसको बोलते हैं, बनाना को बोलते हैं, और वो इससे जा रहा है, मीन्स कि फिफ्थ में 2 आएगा। फिफ्थ में 2, चलिए देखते हैं, फिफ्थ में 2 है, यस है ना, फिफ्थ में 2 यस है। तो हमें यहाँ का देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक। एलियम सेपा जो होता है वो लिलिएसी का मेंबर है, एलियम सेपा जो है वो लिलिएसी का मेंबर है। ओके, एलियम सेपा लिलिएसी। चलिए देखते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ, यस सही है। ग्रामिनी जो होता है पोएसी, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, पोएसी की बात कर रहे हैं। और आइजर सटाइवा, बहुत ही सिंपल, कोई डाउट नहीं। ओके, थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का देखिए, क्लियर है। नाउ हो गया, इससे भी आप निकाल लिए, बाकी तो कहने से नाम से ही पता चल जाएगा दूसरे का क्या हो जाएगा। ओके, क्लियर, कहनेसी में कहना। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन को निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।